यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग 4 जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, इसके बारे में अपन गहराई से अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए हुए हैं और इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों को दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर सरकार ऐसी नीति बनाएगी जो देश में न्यायसंगत समाज की स्थापना में सहायक हो। अब इसके बाद देखो अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है, राज्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं अर्थात सरकार का कर्तव्य। जो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये अपन न्यायालय में ले जाके इनको लागू करवा नहीं सकते, न्यायालय में इसकी शिकायत नहीं कर सकते। ये सरकार के कर्तव्य हैं, सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनको लागू करना या नहीं करना ये निर्धारित करती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रोफेसर केटी शाह का कथन है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं, फिर भी अगर राज्य किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन न करे और यदि इससे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो यह वाद योग्य बन जाता है। वैसे जनता में वो ताकत है जिससे कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाया जा सकता है। अगर कोई सरकार इनका अनुपालन नहीं कर रही है तो जनता अगले चुनाव में उसे अपदस्थ कर सकती है, इसलिए इन्हें परिवर्तनीय बनाने की शक्ति है वो जनता के पास है। जो अनुच्छेद 38 है वो नीति निर्देशक तत्वों का सार माना गया है, जिसमें राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह आय तथा प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करे। तो अनुच्छेद 38 में अगर अपन छोटे शब्दों में कहें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करेगी और यही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य सार भी यही है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य के सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। इसमें राज्य इस प्रकार की नीति बनाएगी जिससे अगर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सभी नागरिक की जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगी। सरकार कोशिश करेगी जहाँ तक संभव हो सके, जैसे सामुदायिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो, सब उसका उपयोग करें और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो, ये भी इस अनुच्छेद में शामिल है। ये अनुच्छेद जो 39 का है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था उसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों के निर्वहन में इस अनुच्छेद की सहायता ली जा सकती है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ विवाद में भी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार तो नहीं है, किंतु ये एक संवैधानिक लक्ष्य जरूर है और यदि इस मामले में विभेद करता है राज्य तो न्यायालय इसका पालन कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें ये 39 क जोड़ा गया है। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध है। इसके अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र द्वारा समान अवसर के आधार पर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं रहेगा। यह इसमें इम्पोर्टेंट उपबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार भले ही निःशुल्क विधिक सहायता मूल अधिकार नहीं हो, लेकिन इसके बगैर संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को विफल माना जाएगा, इसलिए विधिक सहायता है वो निःशुल्क होनी चाहिए। ये भी इस 39 क में उपबंध किया गया है। अब अनुच्छेद जो 40 है उसको अपन ट्रिक के आधार पर भी देख सकते हैं। 40 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 और 0, तो मैं इसको 4 को अगर प मान लूँ और इस 0 को इसके ऊपर एक लगा दूँ, ये तो ये क्या हो गया पंचायत। और 40 नाम में से लिखा हुआ है 40 है, तो इस चा को यहाँ ले लूँ तो ये पंचायत बन जाएगा। और ग्राम पंचायतों का गठन ये अनुच्छेद 40 में है। मतलब ये स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना जो गांधी जी का मूल लक्ष्य था उसको ये अनुच्छेद 40 स्पष्ट करता है। इसके अनुसार जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी गांधी जी की, वो की ग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्तशासी संस्थान सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब अनुच्छेद 41 में है लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाना।
इसमें बताया गया है कि राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर काम, शिक्षा और बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य किसी अयोग्यता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाया जाए। अब अनुच्छेद जो 42 है उसमें है काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 44 इसको अपन याद रख सकते हैं। देखो 2 4 एक साथ हैं, 4 और 4 दोनों समान हैं, इसलिए इसे समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 काफ़ी बार विवादित भी रह चुका अपने देश में। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का प्रयत्न करना। 2002 से पहले तो ये अनुच्छेद 45 है जो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध तथा राज्य का कर्तव्य था। 86वें संविधान संशोधन 2002 जो है उसके द्वारा इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़ दिया गया है और मौलिक अधिकार बना दिया गया है तथा अनुच्छेद 45 में ये नई व्यवस्था की गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 क मूल अधिकार में जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब अनुच्छेद 46 देखो, अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना। तो इसमें दुर्बल वर्ग जो भी हैं उनकी आर्थिक हितों की वृद्धि और शोषण से रक्षा, ये याद करना है अपने को। अनुच्छेद 47 पोषाहार, 47 को याद करना है। पोषाहार से पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करना तथा हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद 47 अपने को याद रखना है, पोषाहार और औषधि। अनुच्छेद 48 में 2 ही शब्द याद रखने हैं, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन की वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास, दुधारू पशुओं की नस्लों, इसमें सब कुछ आ जाएगा। कृषि और पशुपालन से अपन इसको पूरे को याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 48 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48 क जोड़ा गया है, इसमें पर्यावरण को भी जोड़ दिया गया है। कृषि, पशुपालन और पर्यावरण संवर्धन और वन्य जीव ये सब शामिल हो गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48 क के द्वारा। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, अनुच्छेद 39, इनको मैं ट्रिक के द्वारा अभी बताऊंगा आपको। और जो अनुच्छेद 50 है उसमें लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। ये मोंटेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपाद, शक्ति पृथक्करण। अब अपन देखते हैं कि देखो अगर 0 से अपन 100 की बात करें, लगभग ये क्राइटेरिया रहता है, तो इसमें जो बीच में जो 50-50 आता है, बीच में 50-50 मतलब अलग अलग, तो 50 से अपन याद रख सकते हैं 50-50 मतलब पृथक्करण, बराबर बराबर बांट दो इनको, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति को बराबर बराबर बांटना। तो ये अनुच्छेद 50 से अपन याद रख सकते हैं 50-50 शक्ति का पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका को। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51। अब यहाँ दिया हो गया है कि अनुच्छेद 50 में जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा निहित है, वहीं अनुच्छेद 51 हमारी शांतिपूर्ण विदेश नीति और सहअस्तित्व को स्पष्ट करता है। इसी प्रक्रिया में अनुच्छेद 253 के अधीन संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51, इन तीनों को अपन कैसे याद कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखो। 49, 50 और 51, अब मैं उल्टे तरीके से अगर विकास लिखूँ, विकास है, तो अनुच्छेद 51 से अपन वी से क्या लिख सकते हैं, विदेश नीति। विदेश नीति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति, विदेश नीति से ही संबंधित है ये चीज़ें। तो वी से विदेश नीति, अनुच्छेद 51 में अपन इससे वी से विदेश नीति से याद कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति। और 50 में का है, का मतलब कार्य जो पालिका है और जो न्यायपालिका है, इनका शक्ति पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण, का से अपन याद रख सकते हैं। और से अनुच्छेद 49 में स्मारक, स्मारक से अपन क्या याद करेंगे, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। तो ये 51, 50 और 49 उल्टा विकास नाम से अपन तीनों को याद कर सकते हैं। और वैसे 50-50 से अनुच्छेद 50 को अपन याद कर ही सकते हैं कि ये 50-50 मतलब शक्तियों का पृथक्करण, आधा आधा हो जाना। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अब नीति निर्देशक तत्व कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं अपन। राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो ये चौथा नंबर का ऑप्शन है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ये 4 नंबर का ऑप्शन होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? तो अपन इसको अभी पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 40। मैंने 40 में आपको बताया था 4 और 0 तो ये पंचायत बन जाएगा। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अभी अपन ने याद किया अनुच्छेद 40 में पंचायत, तो 1 नंबर। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 से मैंने बताया था 4 दोनों समान हैं इसलिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। फिर इसमें और अनुच्छेद 48 क जोड़ दिया गया था, उसमें क्या हुआ था? पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। हो गया याद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति मैंने 51 याद करवाया था विदेश नीति के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51। 94 का क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसमें सबसे भिन्नता ये होती है, ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, और जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 32 अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये संविधान संशोधन 42वां है, इसके द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया है? तो ये जो समान आचार संहिता है ये पहले से जुड़ी हुई थी अनुच्छेद 44, बाकी सब जोड़े गए हैं। तो नहीं जोड़ा गया कौन सा? समान आचार संहिता। अगला है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा, 10 सितंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की बात बताई गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक आधार है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, समान कार्य के लिए समान वेतन।